शुरू करते हैं परमाणु संरचना। और इसमें सारे केमिस्ट्री का लगभग कोशिश करूंगा, खत्म करूंगा। इसके बाद मैं लाऊंगा नया किताब और नए जबरदस्त किताब लाऊंगा। तो चलिए इस एमसीक्यू आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है परमाणु संरचना से होगा। 50 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह और भी सब्जेक्ट होंगे, इसी में सम्मिलित होंगे एक ही बार में। देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ये बात तो जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। कब दिए थे? 1803 में। चलिए दूसरा प्रश्न बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक परमाणु की जो है प्रभावी जो त्रिज्या होता है, इफेक्टिव जो रेडियस होते हैं, कितनी होती है, बताइए। कितना होता है वो? बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करेंगे। रेडियस की बात हो रही है, उस रेडियस को बताइए। तो हम बताएंगे कि 10/10 होता है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसे हम 10 पे पावर -10 एम लिख देंगे। ठीक है, यही होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे कि तीसरा प्रश्न क्या है कि परमाणु के 3 मूलभूत अवयव कौन से हैं, बताइए। फंडामेंटल पार्टिकल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं, कौन से होते हैं? 3 परमाणु का। तो 3 जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां है, सी नंबर पर है। तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु नाभिक के अव्यय कौन से हैं? तो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है, उसका बताइए अवयव कौन है, इससे जुड़ा हुआ कौन है? तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछे परमाणु नाभिक में क्या क्या है ना, ये सवाल डायरेक्ट है। तो हम बताएंगे भाई परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, यही तो बात होगा। अच्छा, चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्लियर हो गए? न्यूक्लियॉन बोल दीजिए। अच्छा जी, चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है संख्या कितनी होती है? तो हम बताएंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यही होगा। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। चलिए अब बताइए सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो हम बताएंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये बात हो गई। अगर चलिए आठवें प्रश्न की बात करें। आठवां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है रेशियो कितना होता है, बताइए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो हम बताएंगे एक तो होता ही है, और एक अनुपात कितने होंगे? 1837 1837 होंगे। ये होंगे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, नौवें प्रश्न आ गए। नौवां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज जो है 1930 में किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो 1930 में हुआ था, किसने किया था? तो हम बताएंगे वुल्फ गैंग पाउली ने किया था। वुल्फ गैंग पाउली का नाम आता है। चलिए ये भी बात सही हो गई। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन अगर पूछे किसे कहा जाता है, पॉजिट्रॉन को कहते हैं। किसे? पॉजिट्रॉन को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाइए। अरे 10 क्वेश्चन के बाद तो 21 आ गया। अच्छा 21 लिखा गया है, 11 12 है। चलिए आगे सवाल है कि पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों की प्राकृतिक जो है कैसी होती है? तो हम बताएंगे अस्थायी होती है, अनस्टेबल होता है। चलिए आगे चलेंगे। नंबर को छोड़ दिया, नंबर थोड़ा मतलब मिसमैच हो गया। यदि कोई वस्तु धनावेशित है, मतलब धनावेशित मतलब पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है ना, होती है, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब धनावेशित अगर है तो क्या होगा इसका अर्थ? तो हम बताएंगे वस्तु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, किया गया है, उसी को कहा जाता है। यही अर्थ होता है कि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अपरित्याग किया गया है,
यही समझेंगे धनावेशित को। चलिए 23वां प्रश्न की बात करें। 23वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितने या कितना कूलॉम सी परम आवेश होता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे एक अनुपात, यहां पे बढ़िया से कर देता हूं, 1:6:022 गुने कर दीजिए, या आप कुछ भी कर सकते हैं, गुने 10 पे पावर -19 बता देंगे, यही हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये समझना पावर है, ये बताना चाह रहा है। चलिए, दे नहीं पाया वैसा। आगे चलेंगे। 24 सवाल है कि प्रोटॉन की खोज जो है 1886 ईस्वी में जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। 1886 में किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किए थे? बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो हम बताएंगे गोल्ड स्टीन का नाम आता है, उन्होंने ही किया था, मतलब उन्होंने किए थे। चलिए 25 सवाल की बात करें। 25 सवाल है, प्रोटॉन का नामकरण वर्ष 1920 में किसके द्वारा किया गया था? 1920 में किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। आगे चलें। 26 सवाल है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक हैं। कौन है? चैडविक। 27वां प्रश्न क्या है? सुनिए। परमाणु के किस मूलकण का द्रव्यमान जो है 9.1094 गुने 10 पे पावर, ये देखिए 10 पे पावर, ये वाला इंडिकेशन है, पावर समझिएगा, -31 मतलब 31 केजी है। बताइए किसका होता है ये? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन का होता है। तो 9.1094 गुने 10 पे पावर -31, ऐसे कर दीजिए, -31 बोल दीजिए केजी। अब क्वार्क बोलिए। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? क्वार्क बताइए। तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अप होंगे, डाउन होंगे, टॉप होगा, बॉटम होगा, ठीक है, बॉटम नीचे मान के चलिए, स्ट्रेंज स्ट्रेंज होगा, और चार्म होगा। यही 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वार्क का प्रकार पूछे तो अब देखिए 29 सवाल क्या है कि क्वार्क कण आपस में संयुक्त होकर, मतलब जुड़कर, किन कणों का निर्माण करते हैं? तो किन कणों का निर्माण करेंगे? हेड्रॉन का करेंगे। हेड्रॉन बोलिए, हेड्रॉन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 30वां प्रश्न पूछे। 30वां प्रश्न क्या है कि किस तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में सत्य है? क्या सत्य है ना? तो यह परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्या यह परमाणु क्रमांक से कम है? नहीं। परमाणु क्रमांक बराबर है? नहीं, अधिक है ना भाई। चलिए आगे चलें। 31 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 31 सवाल क्या है? किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में जो है क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक से अधिक होगा, कम नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये भी समझ गए। 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है, परमाणु का ठोस गोला मॉडल 1803 ईस्वी में किसने दिया था? तो हम बताएंगे जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। किसने? जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। अगर आपसे और सवाल पूछे, 33वां प्रश्न पूछते। 33वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 33वां प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत 1911 ईस्वी के अनुसार परमाणु का केंद्र कैसा होता है? तो बताएंगे धनावेशित होता है। 34 क्वेश्चन नंबर है, ग्रहीय मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो निल्स बोर ने किया था। कब किए थे? 1913 में। चलिए 35 सवाल क्या है? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों पर गति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे।
और 36 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बताएंगे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। 37 सवाल क्या है कि बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत के विपरीत है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे ये जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 38 सवाल है, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के द्वारा किया था? कौन सा ऐसा प्रयोग किए थे भाई? तो स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। ठीक है, गोल्ड फॉइल पर जो अल्फा कण है उसका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किए थे, इसके द्वारा ही किया गया था, प्रयोग द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। 39 सवाल है, रदरफोर्ड के प्रयोग ने जो है परमाणु में किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया? तो न्यूक्लियॉन को किया, न्यूक्लियॉन को किया। चलिए 40वां प्रश्न क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा और वेग दोनों में वृद्धि होती है। 41, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि कितनी होती है? तो 10 पे पावर माइनस 27 ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 42, 42 है तत्वों की प्राकृतिक को जो है किस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा किया जाता है। 43, क्यू कोश से भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए। तो ये है 50, ये है 50। किस कोश की क्रम संख्या जो है या क्रमांक जो संख्या होता है व्यक्त करती है? बताइएगा। तो हम बताएंगे उस कोश के उपकोशों की संख्या, मतलब सेल जो होते हैं उसके कोश उपकोश। तो सेल, ठीक है, तो यहाँ पे सब सेल बोल दीजिए याद करने के लिए, उपकोश की संख्या। चलिए, परमाणु के विभिन्न कोशों में जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या कहलाती है? बताइए। मतलब सेल में जो है उसमें उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या कहलाएगी? तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाएगा? विन्यास कहलाएगा, या इलेक्ट्रिक विन्यास कर दीजिए। चलिए 46 सवाल क्या है बताइए, परमाणु के वाहकोश, वाहकोश आउटर सेल जिसे बोलते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? आउटर सेल को, तो आउटर सेल को हम किस नाम से जानते हैं? संयोजी कोश कहते हैं या बैलेंसी सेल कहा जाता है। चलिए 47 क्वेश्चन, उपकोश को जो है किन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो शब्द सेल जो होते हैं, बताइए किन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करेंगे? एस पी डी एफ, याद रखिएगा। एस पी डी एफ बता देंगे, एस पी डी एफ बता देंगे। चलिए 48 सवाल, 48 है वह त्रिविमीय, मतलब थ्री डायमेंशनल जो होते हैं या 3D बोलते हैं। ठीक है, इसी को 3D बोलिए, डायमेंशनल बोलिए, त्रिविमीय बोल दीजिए। क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कक्षक, मतलब ऑर्बिटल कहलाता है, कक्षक कहलाता है। 49 सवाल, 49 क्या है, किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों
कि अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है? निकालने का सूत्र क्या है? तो ये है 2n, 2n माइनस 2 नहीं है, 2n 2 है। ठीक है? जहाँ n जो होता है कोषों की संख्या है। तो ये वाला आंसर होगा। ये जो ऊपर है ना इसका मतलब पावर है, ठीक है? 2n 2 होगा। चलिए, आगे चलेंगे क्वार्क। क्वार्क कण जो है आपस में मिलकर किन कणों का निर्माण करते हैं? कौन-सा कण का निर्माण करते हैं बताइए? तो हेड्रॉन या हेड्रॉन का करते हैं। जैसे मान लीजिए हेड्रॉन में जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैसे। चलिए, चलिए आगे चलेंगे। 51 सवाल है परमाणु के बाह्यकोश ऑर्बिट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? बता सकते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अधातु की बात करते हैं। अधातुओं मतलब नॉन मेटल की बाह्यतम कक्षा, जो बाहरी कक्षा है, सेल जो है मतलब ऑर्बिट जो है, कक्षा मतलब सेल। बताइए, में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी? तो 5, 6, 7 या 8 बोल दीजिए। ठीक है? आगे चलेंगे। 53 सवाल है। प्लांक कौन है? प्लांक जी। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे-छोटे पैकेटों में होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, तो क्वांटम या फोटॉन कहा जाता है। क्वांटम कहिए या फोटॉन कह सकते हैं। चलिए, आगे चलेंगे और बात करेंगे 54 का कि मुख्य क्वांटम संख्या बताइए क्या जानकारी प्रदान करती है? बताएँगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोश और ऊर्जा स्तर एवं आकार ये तीनों होगा। इलेक्ट्रॉन का कोश मतलब शेल, एनर्जी और आकार मतलब साइज़। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे, चलिए 55वां प्रश्न क्या है कि ड्यूगन्सी, ठीक है? क्वांटम संख्या जो है किसका निर्धारण करती है? बताइए किसका निर्धारण करेगी? तो कक्षकों के त्रिविमीय मतलब 3D आकार या कोणीय संवेग का करेगा। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए पूछते 56 क्वेश्चन नंबर है अपवर्जन का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया था? बता दीजिए। तो हम बताएंगे वुल्फगैंग पाउल ने किया था। ये भी हो गए। 57 सवाल है कि पाउली के अनुसार जो वुल्फगैंग पाउली हैं उनके अनुसार एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कैसी नहीं हो सकती है? मतलब चारों जो क्वांटम संख्या उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या होती है, कैसे नहीं हो सकती है? बताइए, तो समान नहीं हो सकती, सब अलग-अलग होगा। ये तो कोई भी जानता है कि एक जैसा नहीं होगा। अंगुली ही एक जैसा नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा? 58 चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये ऐसे ही डायलॉग मार दिया बीच में, इग्नोर करना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? तो कक्षकों की संख्या तथा उनकी दिशा। चलिए 59 सवाल आ गए। 59 है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक एक ही ऑर्बिट में होते हैं, तो उसका चक्रण कैसा होता है? तो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है? किस दिशा में? विपरीत दिशा में। अगर आपसे पूछे कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान क्या हो सकते हैं? तो बताएँगे +1, 2 और -1, 2 होंगे। चलिए 61 सवाल। 61 है भारतीय दर्शन में सर्वप्रथम किसने परमाणु की संकल्पना प्रस्तुत की थी? बता सकते हैं? तो ऋषि कनाद ने की थी, याद रखिएगा। चलिए 62 क्या है? एन कोष मतलब एन सेल मतलब एन बराबर दिया हुआ है 4 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो बता दीजिए। तो इसमें मान लीजिए 32 भरे जा सकते हैं। ठीक है? कितने? 32। क्योंकि आप जानते हैं उपकोष कितने होते हैं, कैसे इंडिकेट किया जाता है? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई तक होता है, याद रखिएगा। उसमें जोड़ा जाता है ऑर्बिट से और मल्टीपल कर दिया आ जाएगा।
अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे उपकोष की बात करें, उपकोष जो जिसे हम सबसेल बोलते हैं, इसमें एस, पी, डी, एफ मतलब ये 4 हैं इसमें क्रमांक। कितने कक्षक मतलब ऑर्बिट होते हैं बताइए, कितने ऑर्बिट होंगे? जिसमें 4 होंगे उसमें ऑर्बिट कितने होंगे? तो 4 होंगे। और 4 हैं मतलब कि 1, 3, ठीक है, 5 और 7 याद रखिएगा, यही होगा। तो 1, 3, 5, 7 4 है तो सबका रहता है, ठीक है, ऑर्बिट कोशिका। और उसके टोटल जोड़ के निकालिएगा ना तो आपको 32 हो जाता है। 32। चलिए 64 क्या है? द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ अत्यधिक आयनित हो, ठीक है, क्या होता है? आयनित गैस के रूप में होता है। तो आयनित गैस के रूप में प्लाज्मा। समान, ये जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक से आधारित है, थंबनेल में आप देख सकते हैं। जो 65 क्वेश्चन नंबर क्या है? किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं बताइए? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे करते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और भी आगे बढ़ें। है क्या? 116 बोल रहा हूँ, 66 प्रश्न है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस वर्ष की थी? बता दीजिए। तो 1911 में किए थे, याद रखिएगा। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर है। समान परमाणु भार परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। चलिए अगर बात करें परमाणु के जो मंडल मॉडल हैं के जनक कौन हैं बता दीजिए? तो निल्स बोर हैं, ये हम जानते हैं। चलिए 69 प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? तो 1837 गुना होता है। अब यहाँ पे पी कोश है मतलब पी शेल के लिए मुख्य जो क्वांटम संख्या होता है, क्वांटम संख्या मतलब एन का मान क्या होगा? पी का, ठीक है, पी का 6 होगा, एन बराबर 6 होगा। अगर देख लीजिए के का अगर पूछे तो एन बराबर 1। अगर कोश है ये एल कोश में बांटा गया है तो एन बराबर 2 होगा। अगर एम कम में बांटा गया तो एन बराबर 3 होगा। अगर एन में बांटा गया तो 4 होगा, ओ होगा तो 5 होगा, पी कोश होगा तो 6 होगा और क्यू कोश होगा तो 7 होगा, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा बता दीजिए? पी कोश है तो 5, सॉरी पी कोश है तो 6, ठीक है। 4 जो हमारा था एन कोश वाला, 5 जो है ओ कोश वाला, 7 जो है क्यू कोश वाला। तो क्यू कोश मतलब सेल। उपकोष को ही सबसेल बोलते हैं। उपकोषों की आकृति शेप को हम निर्धारित करने वाली जो क्वांटम संख्या है कौन सी है बताइए? उपकोष की आकृति या शेप को निर्धारित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है? तो हम बताएंगे ड्यून्सी। क्या बोलेंगे? ड्यूगन्सी। ड्यूगन्सी क्वांटम संख्या है, ठीक है। ठीक है आगे चलें। आगे है 72 ऑफ वाल्व सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं बता दीजिए? तो हम बताएंगे पहले पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में जाएंगे। तो पहले कम ऊर्जा वाले, तो कम ऊर्जा मतलब निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे। कक्षक में जाइए, ऑर्बिट में जाइए, ऑर्बिटल कहिए। चलिए 73 मतलब केंद्र में भी कर सकते हैं। 73 क्या है कि ऑफ वाउल नियम के अनुसार 3p 3p उपकोष के बाद इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? तो किस में करेगा? 4s में करेगा, ठीक है, 4s में करेगा। चलिए देखेंगे 47 सवाल है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के जो नाम है भिन्न भिन्न है, जैसे प्रो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब जो हैं ये हाइड्रोजन, ठीक है।
मतलब कि ध्यान रखिएगा वह एकमात्र ऐसा तत्व है या एक ऐसा जो तत्व है कौन-सा है जो कि समस्थानिक मतलब आइसोटोप के नाम से भिन्न-भिन्न प्रोटियम जैसे एग्ज़ाम्पल में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये भिन्न-भिन्न हैं, ठीक है? तो और क्या होगा इसमें? उसका नाम बताइए, कौन-सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। चलिए 75 सवाल। 75 है हाइड्रोजन का जो है कौन-सा स्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? बताइए, तो ट्राइटियम का होता है। क्या होता है? ट्राइटियम का होता है। मतलब माइनस माइनस नहीं है ना? H पे पावर 3 1 H पावर 3 ठीक है? ये हो गया। ट्राइटियम होंगे आंसर। चलिए 76 क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर क्या है कि समान द्रव्यमान संख्या बताइए। तो समान द्रव्यमान संख्या पूछे, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। जैसे देखिए कि परंतु विभिन्न परमाणु संख्या जो है जेड वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? मतलब कि अगर समान द्रव्यमान संख्या है और ए है मतलब ब्रैकेट में, परंतु विभिन्न संख्या वाले तत्वों को क्या कहेंगे? जो विभिन्न रूप से है। जो समान द्रव्यमान वाले हैं, लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या वाला पूछ रहा है। क्या बताइएगा? उसे समभारी बोलते हैं कि समस्थानिक बोले? तो हम समभारी बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अगर जिसकी परमाणु संख्या भिन्न हो और समान द्रव्यमान हो, तो समझिए समभारी है। ठीक है? ये तो आप जानते हैं। उसी तरह समस्थानिक को बताइए। अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टरों में ईंधनों के रूप में यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? मतलब आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। बत बताएँगे बताएँगे? तो हम बताएँगे यू 235 बता देंगे। यू 235 बता दीजिएगा। चलिए आगे चलें। 78 सवाल क्या है बताएँगे? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच जो है, अंतर जो है, किस कण की विभिन्न जो होते हैं, कण की भिन्न संख्या के कारण होता है? तो हम बताएँगे न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है ना? चलिए, ये भी हो गए। और आपसे पूछे कि 79 सवाल कि किसी विकिरण के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप समभारी मतलब आइसोबार उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण बताएँगे। क्या बताएँगे? बीटा किरण बता देंगे। और आपसे पूछे 80 प्रश्न 80 प्रश्न क्या है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हम बताएँगे पॉली का अपवर्जन नियम द्वारा होता है। ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। 80 प्रश्न का आंसर होगा ए, ऑफ वॉल सिद्धांत होंगे। परमाणु के कक्षकों की बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने की अगर क्रम पूछे, किसके द्वारा नियंत्रित होगा? तो ऑफ बॉल के सिद्धांत द्वारा होगा। 81 सवाल क्या है? 81 है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार जो है भिन्न-भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। चलिए, ये बात हो गई। 82 सवाल क्या है? सुनिए, परमाणु क्रमांक की गणना जो है किस आधार पर की जाती है? तो तत्वों के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या पर किया जाता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये गलत है। तत्वों के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या उस पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए परमाणु भार बताइए। परमाणु भार जो है ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? परमाणु भार को अगर ज्ञात करना है तो आपको याद रखना होगा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा। मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है? चलिए 84 सवाल आ चुके हैं। 84 है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु जो भार हैं दोनों अलग-अलग किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सम न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो सम न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक या परमाणु भार दोनों अलग-अलग है तो भी अगर दोनों अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है तो समस्थानिक। अगर द्रव्यमान समान है और परमाणु भिन्न है
ठीक है? तो ये हो गया समभारी, ऐसे ही नहीं, इसी तरह आप याद कर सकते हैं। आप अपने ढंग में कर सकते हैं, वो मैंने ऐसे ही बताने के लिए समझा देता हूँ आपको। और जब ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो डिटेल करूँगा। परमाणु क्रमांक का प्रथम नाभिकीय मॉडल जो है, किस वैज्ञानिक ने जो है वर्ष 1911 में प्रस्तुत किया? तो हम बताएँगे रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। 86 सवाल की बात करें, 86 है अल्फ़ा, बीटा, न्यूट्रॉन। अल्फ़ा, बीटा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में सबसे भारी कण कौन-सा है? ये चारों में से सबसे भारी कौन-सा है? तो हम बताएँगे अल्फ़ा कण सबसे भारी है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे 87 सवाल है कि किस तत्व में या किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक मतलब आइसोटोप पाए जाते हैं? तो हम बताएँगे पोलोनियम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या पाए जाते हैं? पोलोनियम में। ठीक है। 88 सवाल क्या है कि जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उसे या उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। 89 कार्बन के प्रमुख समस्थानिकों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो हम बताएँगे किस प्रकार करेंगे? तो -6 ठीक है, सी होगा और ये जो ऊपर वाला एंगल है, उस पे पावर होता है, तो पावर 12 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है? फिर कर दीजिए, फिर -6 कर दीजिए, सी कर दीजिए और माइनस ऊपर पावर क्या कर दीजिए, 13 कर दीजिए। फिर उसी तरह 6 सी 14 कर दीजिए, तो यही क्रम चलते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगर आपसे पूछे 90 प्रश्न की थोरियम के समस्थानिकों की श्रेणी कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शित की गई है? बता सकते हैं? तो देखिए इसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रदर्शित करने का सीमा तो बहुत है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर सही होगा क्योंकि इसका जो बताया गया है कि टीएच थ्योरियम मतलब टीएच और टीएच पे पावर कितना है 227 से लेके कहाँ तक टीएच 234 तक। ऐसे याद रखिएगा ये इसका मतलब है कि इस पे पावर है, याद रखेंगे तो ये पीडीएफ में नहीं दे रहा था इसलिए मैंने कर दिया। और वही बात करें अब चलिए अब चेंज हो गया, अब फिर से नया चैप्टर आ गया, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बातें करेंगे और इसमें भी 1 से है और इसी में हम मैंने ऐड कर दिया है। पहला प्रश्न है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, याद रखिएगा। अगर दूसरा प्रश्न आपसे पूछे, तो दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे अभिकारक कहलाते हैं, याद रखेंगे। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछे कि किस यौगिक की आणविक संरचना किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो हम बताएँगे अणुसूत्र द्वारा होता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला बोल दीजिए, ठीक है? चौथे प्रश्न अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का कौन-सा कण प्रभावित होता है? तो हम बताएँगे इलेक्ट्रॉन जो है प्रभावित होता है क्योंकि ऋणात्मक है, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि 5वाँ प्रश्न क्या है आपसे पूछ रहा है, तो 5वाँ प्रश्न जवाब दीजिए कि पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या दर्शाता है? तो मूला अनुपात सूत्री दर्शाता है। अगर मान लीजिए पूछे छठा प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न है जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर अपघटित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। फोटो आगे चलेंगे, फोटोलिसिस आगे चलेंगे 7 7वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। वे प्रकाश संवेदक का कार्य कौन करता है बता दीजिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, क्लोरोफिल होगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोफिल होगा। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे, जल अपघटन की बात करेंगे। जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होता है? तो हम बताएँगे ऊष्मा, हीट के रूप में होता है। याद रखिएगा ऊष्मा के रूप में होता है। और भी सवाल करें, 9वें प्रश्न की बात करें। 9वाँ प्रश्न क्या है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह कौन-सी अभिक्रिया है? बता दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया बताया जाता है, ये आप जान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताते हैं। अगर मान लीजिए 10वां प्रश्न पूछे। 10वां प्रश्न है कि मोम, वैक्स का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हम बताएँगे भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है।
अगर मान लीजिए 11वां प्रश्न पूछे, 11वां प्रश्न है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? तो हम बताएँगे एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, केमिकल चेंज माना जाता है। ठीक है? अगर मान लीजिए 12वां प्रश्न पूछते हैं, 12वां प्रश्न है वह क्रिया जो दोनों दिशाओं मतलब अग्र और पछ मतलब आगे और पीछे, ठीक है, संपन्न हो जाती है, तो क्या कहलाती है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? ससंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न रूप से है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका कारण यही है कि अणुओं में जो अणुओं के जो मध्य कहिए या बीच कहिए, दुर्लभ जो अंतर गुण होते हैं, उसके आकर्षण बल होते हैं। बस यही कारण है, आकर्षण बल के कारण थोड़े-से अंतर हो जाते हैं या दुर्लभ हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है। चलिए 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न है कि जिन अभिक्रियाओं के उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप जैसे बोल दीजिए, याद करने से मतलब है। ऊष्मोक्षेपी कहते हैं इसे। 15वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऊष्मोशोषी क्या है? ऊष्मशोषी विक्रिया का उदाहरण है। तो हम बताएँगे जल का वाष्पीकरण ही सबसे बड़ा उदाहरण है, ये हम मानते हैं। अगर आपसे पूछे 16वां प्रश्न की बात करें, 16वां प्रश्न क्या है? तो 16वां प्रश्न यही है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब रिडक्शन बोली, दोनों साथ-साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो हम बताएँगे रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, ये भी मानते हैं। अगर मान लीजिए पूछे 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना बताइए किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो हम बताएँगे ऑक्सीकरण का ही प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन बोल दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 18वां प्रश्न कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संदर्भ में क्या सही है? तो हम बताएँगे ऑक्सीजन का लाभ और हाइड्रोजन की हानि, यही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है? आगे बात करेंगे 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो है इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, गेन हो जाता है इसमें। चलिए, 20वां प्रश्न क्या है, वो सुन लीजिए। ऑक्सीकरण के दौरान धात्विक जो तत्व होते हैं मतलब मेटल वाला, मेटा एलिमेंट बोलिए, की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? तो धात्विक तत्व में क्या जो है इसकी प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होंगे? तो इसमें जो है कमी होती है, याद रखिएगा। ठीक है? कमी हो जाता है, परिवर्तन में कमी हो जाएगा। अगर 21 सवाल आपसे पूछे कि बर्फ का पिघलना और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस श्रेणी की जो है अभिक्रिया है? तो हम बताएँगे शोषी है। छेपी नहीं होगा, शोषी होगा। शोषण मतलब ग्रहण करने वाला। 31 सवाल है कि हाइड्रोजन के जलने से जो है संबंध कौन-सी रासायनिक अभिक्रिया होता है? हाइड्रोजन के जलने लगा तो वो जो प्रक्रिया हो रहा है उसमें कौन-सा रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है? चलिए 32 सवाल क्या है सुन लीजिए। 32 है कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो हम बताएँगे ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, याद रखिएगा। पोटेंशियल कहलाएगा, विभव मतलब पोटेंशियल। अगर मान लीजिए 33वां प्रश्न आपसे पूछे कि लौह अयस्क से लोहे के निष्कर्षण क्या बोलेंगे? निष्कर्षण में जो है कौन-सी अभिक्रिया सम्मिलित होती है? तो हम बताएँगे ऑक्सीकरण होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद पक्ष में जो है किसकी संख्या समान होती है? तो हम बताएँगे परमाणुओं की होती है, याद रखिएगा। 35वां प्रश्न क्या है सुनिए। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया सम अवस्था में है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही होगा, क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अग्र और पक्ष अभिक्रिया के दर जो है समान होते हैं। इसके बीच का जो है आगे और पीछे वाला जो अभिक्रिया होंगे, उसके जो है समान रूप से होंगे। ठीक है? फॉरवर्ड और रिवर्स कहिए, ठीक है? या रिसीवर कर सकते हैं आप इसे। प्रशीतन, ठीक है? प्रशीतन जो होते हैं, रेफ्रिजरेशन बोल दीजिएगा। खाद्य परीक्षण
में जो है किस प्रकार सहायता करता है? खाद्य परीक्षण हम करते हैं, खाना-वाना का जो चेक करते हैं उसमें, तो जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके एक जो है सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है? अगर मान लीजिए 37 सवाल पूछे कि अशुद्धियों के कारण जो है द्रव के क्वथनांक जो होते हैं, बॉइलिंग जो पॉइंट होते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है? तो बढ़ जाता है। ये भी बात हो गई। अगर आप